हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अच्छे होंगे। आज से हम हमारी 12th क्लास की मैथ्स स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया हुआ है कि हम लोग कभी भी यहाँ पर जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट शुरू होगा, हमारा चैप्टर शुरू होगा और जो भी एक्सरसाइज हमको करनी है उसको हम बाद में शुरू करते हैं। पहले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं जो वो उस एक्सरसाइज के अंदर हमारे काम में आने वाले हैं, जो पिछली क्लासेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग बात अपनी शुरू रखते हुए और मैथ्स का चैप्टर पहला है अपना संबंध एवं फलन को स्टार्ट करते हैं। देखो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़े हैं रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में, हम लोगों ने संबंध फलन समुच्चय और इन सब के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा है। तो अब कुछ चीज़ें हमारे काम में आने वाली हैं यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को पहले एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जो नंबर सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़े ना 9th क्लास में 10th क्लास में, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत काम आएगी। तो पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी नंबर सिस्टम से, यानी संख्या पद्धति जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम के जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, ये सारी चीज़ें क्या है बार बार यहाँ पर काम आने वाली हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जल्दी से हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखो जब मैंने जहाँ पर 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया है वहाँ पे भी ये सारे नंबर सिस्टम मैंने समझाए हैं। 11th का जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे भी नंबर सिस्टम मैं पहले पढ़ाऊंगा पहले चैप्टर पे, क्योंकि ये हर जगह काम में आने वाली चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ें पता है, समझ में आती हैं, तो फिर आप आगे चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं। प्राकृत संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, इनको एन से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फाइनाइट, जहाँ तक भी आप जा सकते हैं वहाँ तक के सारे नंबर्स किस में रहते हैं, प्राकृत संख्या में। इसके बाद दूसरी आती है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इनको बोलते हैं होल नंबर्स, तो इसलिए इसको डिनोट करते हैं किससे, W से। क्लियर है। इसमें होता क्या है, सिर्फ 0 आ जाता है, 1 2 3 4 अप टू ये भी इन्फाइनाइट तक। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में आपको याद रखना है कि डिफरेंस केवल कितने का है, 0 का। यानी हमारे पास अगर एक बैग है उसके अंदर ये सारे नंबर्स हमने डाले हुए हैं, तो उसमें अगर उस बैग को मैं कहूँगा प्राकृत संख्या का वो बैग है, उसी में अगर एक मैंने नंबर और डाल दिया 0, तो वो बैग किसका बन गया, पूर्ण संख्या का बन गया। यानी हम ये भी कह सकते हैं देखो यहाँ से कि कोई भी प्राकृत संख्या जो है ना वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। 0 देखो प्राकृत नहीं है। ठीक है, ये कंक्लूजन होते हैं, चीज़ों को देख के हम लोग कंक्लूजन बनाते हैं, तब हमको चीज़ें इजीली बात समझ में आने लगती है। इसके बाद है हमारे पास पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को देखो यहाँ पर हम Z से डिनोट कर देते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं वैसे इनको। ठीक है, पूर्णांक को यहाँ पर Z से हम लोग बताते हैं। पूर्णांक में होता क्या है, देखो 0 बीच में है, इसके नंबर लाइन पे हम इस तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स, और लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हमारे को पता है -1 -2 -3 -4 अप टू ये भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। इनको इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इनको Z से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई। इसके बाद हम लोगों ने देखी थी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या ये आपको पता होनी चाहिए। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स, जिनको हम लोग P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं। समझ में आ गया। जिन नंबर्स को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कह सकते हो जैसे 5/8 P/Q के रूप में। यहाँ पे Q जो है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, वेयर, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हर में डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो पूरा का पूरा नंबर ही कैसा हो जाता है, इनडिटर्मिनेट हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट है अपने पास अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या
इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्यू से डिनोट करते हैं इनको, समझ में आ गया। देखो सॉरी ये मैंने गलत कह दिया आपको, परिमेय संख्याएं जो होती है ना इनको क्यू से डिनोट करते हैं, और अपरिमेय संख्या होती है ना उनको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आगे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है √2, √3, √5 ऐसे नंबर हुए, पाई, ये क्या सारे हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, इस तरीके के नंबर्स। और ये जो सारे के सारे नंबर्स हम लोगों ने देखे यहाँ से लेकर प्राकृत संख्याओं से लेकर पूर्ण संख्याओं तक, इन सारे नंबर्स का जो सेट है ये क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं रियल नंबर्स, और इनको डिनोट करते हैं आर से, इसलिए मैंने वहाँ परिमेय से आर हटाया। परिमेय संख्याओं को क्यू से और वास्तविक संख्याओं को आर से रियल नंबर बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में। तो ये सारी की सारी नंबर अगर वास्तविक संख्या बोले हमको तो इसका मतलब इनमें से कोई सा भी नंबर आप ले लो, रूट वाला P अपॉन क्यू के रूप में, ठीक है। आप लोग फटाफट से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की संबंध एवं फलन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम समझे संबंध और फलन होते क्या है। संबंध एवं फलन की बात करें हम लोग, सामान्य तरीके से समझेंगे, कोई किताबी ज्ञान की तरह इसको समझने की जरूरत नहीं है। डेली लाइफ में जो हम चीज़ों को देखते हैं समझते हैं उस तरीके से इसकी हम बात करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि संबंध, बोले हम हाँ साहब मेरा उससे ये संबंध है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी मम्मी है, वो मेरे पापा हैं, ये क्या होता है संबंध, ठीक है। और दूसरी चीज़ है फलन। फलन का मतलब क्या होता है कि वो और हम मिलके क्या कार्य करते हैं, फंक्शन। फलन का मतलब फंक्शन, फलन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फंक्शन। तो ये हो गया रिलेशन और दूसरा हो गया फंक्शन। तो यहाँ से हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 2, 5 और 2, इन दोनों में कुछ संबंध है क्या? आप लोग कहोगे ये दोनों क्या है, न्यूमेरिक्स है, नंबर है, 5 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है। या मैं कह सकता हूँ ये एक प्राकृत संख्या है दोनों, या मैं कह सकता हूँ ये पूर्ण संख्या है, या परिमेय संख्या है, या वास्तविक संख्या है, ये दोनों वास्तविक संख्या। ये तो इनके बीच में क्या है, संबंध है। अब देखो क्या होता है कि इनके बीच में एक फंक्शन मान लो मैंने लगा दिया, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक फंक्शन की तरह कि 5 और 2 ये दोनों कोई नंबर्स हैं तक तो अपने को ये, तो इनके बीच में क्या था, संबंध था। अब इन संबंधों के बीच में अपन ने क्या लगा दिया, एक फलन। तो इसका रिजल्ट बन गया क्या, आई बात समझ में, क्लियर है। अब यही नंबर्स मैंने दोबारा लिए, देखो 5 + 2, फलन चेंज कर रहा हूँ आपकी बात, फलन मैंने लगा दिया माइनस, ये फंक्शन चेंज कर दिया। इन दोनों के बीच में जब तक ये फंक्शन काम कर रहा था तो ये हुआ 7, फंक्शन चेंज किया, 5 - 2 किया तो ये हो गया 3, फिर फंक्शन चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास में आ गया क्या, फिर मैंने फंक्शन चेंज किया तो मेरे पास में क्या आ गया। क्लियर हुई यहाँ तक की बात। इस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं संबंध और फलन। समझ में आ गया ना। संबंध तो क्या है कि ये दोनों न्यूमेरिक्स हैं, नंबर हैं। फलन ये जो हम यूज़ करते चले जा रहे हैं, ये इसके बीच में क्या हो गए, फलन हो गए। यहाँ तक की बात क्लियर। अब हम लोगों ने 11th क्लास में भी हम लोगों ने समुच्चय पढ़े हैं, सेट पढ़े हैं, सब सेट पढ़े हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको एक बार और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। देखो सेट्स और सबसेट्स के बारे में ज़्यादा तुमको यहाँ जानने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो हम इस चैप्टर को समझेंगे। सेट सबसेट आप लोगों को पता होंगे, जैसे हमने प्राकृत संख्या ली थी तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोल रहे थे। इसका एक सेट अगर होगा तो ये होगा 1 2 3 4 इस तरीके से,
इस करली ब्रैकेट्स में हम लोग डाल देंगे तो क्या हो गया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, इस तरीके से समुच्चय होते हैं। और इसमें से मैंने कुछ अवयव निकाल लिए, जो है ना वो एलिमेंट है 1 2 3 4, ये क्या है, इसके अवयव है। अगर मैंने मान लो कोई एक सेट लिया बी, इसके अंदर मैंने लिख लिया 2 3 और 5, क्लियर है। अब 2 3 5 एन में है कि नहीं है, तो जो बी है, बी सबसेट ऑफ क्या हो गया, एन, बी एन का उप समुच्चय हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। प्रांत, परिसर, सहप्रांत, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ इसको मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक बार बताया है। अब देखो यहाँ पे हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंधों, फलनों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलनों के प्रकार हम लोग यहाँ पर समझेंगे पहले। फलनों के प्रकार, देखो बहुत इजी चीज़ें हैं, थोड़ी सी थ्योरी है। हर क्लास में जैसे 10th में एक चैप्टर अपने वही पहला वास्तविक संख्याएं थी, उसमें भी थोड़ी बहुत थ्योरी होती है। 11th में भी थोड़ी बहुत थ्योरी थी। 12th के अंदर भी इस चैप्टर में थोड़ी बहुत थ्योरी है, सवाल करने के लिए कम है। ऐसे ही आगे मैथ्स क्या होती है, थ्योरी ज़्यादा होती जाएंगी, सवाल कम होते चले जाएंगे। तो थ्योरीज को हम लोग समझेंगे तो हमारे को और चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। अब देखो फलनों के प्रकार में क्या होता है, एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। अगर कोई अवयव है वो उसका मतलब कोई पूरा अपने पास सेट है, उससे कोई दूसरा सेट किसी भी तरीके का कोई एलिमेंट उसके अंदर उपस्थित नहीं है, तो वो कैसा होता है, रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है। अपन डायरेक्ट फलनों के प्रकार की यहाँ पर बात करते हैं। देखो फलनों के प्रकार में क्या होता है, एक तुल्यता संबंध होता है। क्या होता है, तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध होता क्या है, उसको हम लोग समझें तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक नंबर स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। दूसरा होता है सम्मित, और तीसरा होता है संक्रामक। संबंधों के प्रकार, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, फलनों के नहीं, संबंधों के प्रकार हैं। किसके प्रकार है, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। संबंध क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा, ये तो इनके बीच में फंक्शन काम कर रहे हैं। अब संबंध कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे 5 और 2 के बीच में तो किसका संबंध था कि ये दोनों क्या हैं, न्यूमेरिक्स हैं, नंबर हैं, न्यूमरल्स हैं। अब संबंधों के प्रकार को हम लोग समझ रहे हैं, तो सबसे पहले होता है स्वतुल्य संबंध। मान लो एक सेट है मेरे पास में ए कोई सेट है। अब ए का संबंध मैं ए में ही देखना चाह रहा हूँ। ए में मेरे पास कोई एलिमेंट है, स्मॉल ए, बी, सी, डी, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब किसी समुच्चयों के किसी सेट के अंदर, पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर, अगर ए का रिलेशन ए से ही हो, देखो इस ए रिलेटेड टू ए का संबंध ए से ही हो, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध कहते हैं जब ए रिलेटेड टू ए, वेयर जहां ए क्या है, ए इज एलिमेंट ऑफ ए क्या है, एक पूरा का पूरा सेट है, उसमें ए का संबंध अगर ए से ही हो, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। अब दूसरा, ए का रिलेशन ए से होने का मतलब क्या है, खुद का रिलेशन खुद से ही, ठीक है। मैं अपने आप, मैं जैसा हूं वैसा ही मैं हूं, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य, खुद की तुलना खुद से ही करना। दूसरा है सममित, ठीक है, सम्मित संबंध। अब देखो ये कोई है ए का रिलेशन किससे है, बी से। ए का जो रिलेशन बी से है, बी का वही रिलेशन अगर ए से हो, जहां ए और बी दोनों किसके एलिमेंट हैं, कैपिटल ए के, यानी इसके। ए का जो रिलेशन बी से है, बी का वही रिलेशन ए से हो, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, सम्मित संबंध। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं
मनोज मेरा भाई है, मनोज मेरा भाई है, तो मनोज का भी तो मैं भाई हुआ, तो ए का जो संबंध बी से हुआ वही बी का संबंध ए से हुआ, तो संबंध कैसा हो गया? सम्मित संबंध। क्लियर है? अब मान लो ये ए बी का भाई है, तो बी का ए भाई हमेशा सत्य होगा क्या? ये आप लोग कहोगे हाँ हमेशा सही होगा। चलो ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने कहा यहाँ पर है सोनू। अब आप लोग कहोगे बोले यार सोनू तो कुछ भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए मैं इस नाम को हटाता हूँ, ऐसा लेता हूँ जो नाम लड़के का हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया रोहन, ये तो लड़के का होता है, लड़की का नहीं होता। अब कोई घर में तुम लोग रख लो किसी का तो अलग बात है, बाकी होता नहीं है। और यहाँ पर है मीना, ठीक है, मीना नहीं, यहाँ पर है मोहन। मान लो रोहन, यहाँ है मोहन, उससे क्या होगा? यहाँ तक ये तो बात क्लियर है कि ए रोहन मोहन का भाई है, तो मोहन भी रोहन का भाई हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इतना सा चेंज कर दिया, मैंने इसको कर दिया सीता। अब बताओ, रोहन सीता का भाई है, तो क्या सीता भी रोहन का भाई है क्या? तब उस केस में यही बात क्या हो गई? गलत हो गई, तब वो संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा। तो ये हमारे को क्वेश्चंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, तब हम लोग उस बात को प्रूफ करेंगे। आपको बात समझ में आने के लिए मैंने इतनी बात बताई, इसको लिखा ही रहने देता हूँ ताकि आप लोग जब स्क्रीनशॉट लो तो ये बात आपको समझ में आ जाए। नहीं, लेकिन आप इसमें गलती कर दोगे, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। आप लोगों को केवल यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ए का जो रिलेशन बी से है, बी का वही रिलेशन ए से हो, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? सम्मित संबंध। ठीक है, तीसरा ए का रिलेशन किससे है? बी से। मेरा रिलेशन मेरे मौसी के लड़के से, वो मेरा भाई है। बी का रिलेशन सी से, मेरे मौसी के लड़के का संबंध मेरे मामा के लड़के से, वो उसका भाई है। तो मैं मेरे मामा के लड़के का भी, तो दोनों के मामा तो सेम ही हुए। तो ए का सी से भी रिलेशन हो, जहाँ पर ए बी और सी तीनों बिलोंग किससे कर रहे हैं? एक ही घर में। समझ में आया? ए का जो रिलेशन बी से है, बी का वही रिलेशन सी से हो, और ए का रिलेशन बी से हो, बी का सी से हो, और ए का वही रिलेशन सी से हो, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध। आई बात समझ में यहाँ तक की? क्लियर हुई? कुछ अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ना, तभी बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपली मेन समझने की बात यह कि स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध क्या होते हैं। अगर किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में ये तीनों के तीनों संबंध पाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। समझ में आ गया? तुल्यता में क्या आ जाता है? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य क्या हो गया? ए का ए से रिलेशन। सम्मित क्या हो गया? ए का जो बी से है, बी का वही ए से हो तो सम्मित। संक्रामक क्या हो गया? ए का जो बी से है, बी का सी से है, और ए का सी से वही रिलेशन हो तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध। यहाँ तक का फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है क्या। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, समुच्चय दिया हुआ है ए 1 2 3 4 और 13 और 14 तक हमारे को एक सेट दिया है। ए इज अ सेट में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल टू एक्स वाई। संबंध R दे रखा है हमारे को, R इज इक्वल टू एक्स वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे को क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपने को देखना है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कुछ है क्या या नहीं है। ठीक है, हमारे को इसको, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना, इस रिलेशन को यूज करते हुए क्वेश्चंस को हल करना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, अब आपको क्या पता कि ये इसको यूज करूं या ये इसको यूज करूं। तो जो हमारे को रिलेशन दिया होता है इसको यूज करना होता है। इसके अंदर ये फंक्शन दिया हुआ है, देखो ये रिलेशन है एक्स और वाई में। क्या रिलेशन है कि 3x माइनस वाई करें तो वह 0 आ जाएगा। इनके बीच में ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। क्वेश्चंस को देखो पढ़ के समझ में आना भी सबसे पहले जरूरी है। अगर क्वेश्चन को पढ़ा और वह समझ में ही नहीं आया तो आप सॉल्व कहाँ से करोगे?
ठीक है। तो क्वेश्चंस को पढ़ लिया हमने कि भाई ये हमारे को एक सेट दे रखा है, ये इनके बीच में रिलेशन दे रखा है और ये इसका फंक्शन है कि बोले भैया इन दोनों x और y के बीच में जो रिलेशन है ना वो इस फंक्शन के बेस पे काम कर रहा है कि इनके बीच में ये फंक्शन है। तो देखो मैं यहाँ से देखता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर 3x - y = 0। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब एक सेट बनाते हैं। देखो हम लोगों ने शुरू से समझा है कि अगर हमको सेट बनाना है तो कुछ इस तरीके से लेते हैं कि x की वैल्यू हम लोग रखते चलते हैं और y की हमारे को वैल्यू मिलती चली जाती है। जैसे x की वैल्यू मैंने इसमें से ली 1, तो जब x 1 है तो y कितना हुआ, देखो हुआ। x जैसे ही मैंने 2 लिया तो y कितना हुआ, 6, 3 लिया तो 9, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में अगर मैंने जब 14 लिया तो कितना हो गया। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक फंक्शन बन गया। ये पूरा का पूरा एक रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ठीक है, टाइम पढ़ी है हम लोगों ने 11th क्लास में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है इसी तरीके से। अगर आप लोगों को नहीं पता, वैसे तो कहना ही गलत है क्योंकि 11th पढ़ के आए हम लोग और पढ़ी होगी, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता तो 11th क्लास का जो लेक्चर है वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को आप लोग देखें जाके, वहाँ पे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये सब फॉर्म हमने सब पढ़ी हुई है। ठीक है, तो देखो अब इसमें कहीं पे भी मेरे को 1 का रिलेशन 1 से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 2 का रिलेशन 2 से दिख रहा है क्या, 3 का 3 से, किसी का भी, किसी एक का भी दिख रहा है क्या, किसी का भी नहीं दिख रहा। तो हम यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि A इज नॉट रिलेटेड टू A, ऐसे दिखाते हैं देखो। ठीक है, A इज नॉट रिलेटेड टू A, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया, स्वयं की तुलना कहीं पे स्वयं से हो ही नहीं रही, कोई भी एक का। जैसे मैं अपन एक का 1 से रिलेशन नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, 4 का 4 से नहीं, कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो स्वतुल्य नहीं है, पहली चीज। दूसरी देखो, A का रिलेशन B से, 1 का संबंध 3 से है, 1 का रिलेशन 3 से है, तो कहीं पे B का रिलेशन A से हो रहा है क्या, 3 का रिलेशन 1 से दिख रहा है क्या, कहीं पे नहीं दिख रहा। तो इन दोनों बातों को समझ रहा है, इन दोनों को देखो, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए लिया है आपको कि 1 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 1 से है क्या, नहीं है। 2 का संबंध 6 से, 6 का संबंध 2 से है क्या, नहीं है। वैसे देखना होगा हमेशा, अगर मतलब क्वेश्चन में ही आना चाहिए था कि 6, जैसे अगर कहीं पे मेरे पास ऐसा आ रहा है 2 6 और उसमें 6 और 2 भी आ रहा है ऐसे, तो ये स्वतुल्य है, तो सम्मित है, वरना सम्मित नहीं है। तो A का रिलेशन B से है लेकिन B का रिलेशन A से कहीं पे नहीं दिख रहा, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या कहूं, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। समझ में आई बात। तीसरी कंडीशन देखो कि A रिलेटेड टू B है क्या, कहीं से भी कोई सा भी ले लिया, जैसे मैंने 1 का रिलेशन 3 से ले लिया, 1 का 1 रिलेटेड टू 3। देखो B का रिलेशन C से है क्या, ये रहा 3 का 9 से, 3 रिलेटेड टू 9 है, यानी 2 चीज़ें मिली। तो अब यहाँ पे देखो कि जो A है उसका रिलेशन कहीं C से हो रहा है क्या, यानी कहीं पे भी 9 का रिलेशन 1 से हो रहा है क्या। 1 का 9 से भी नहीं है पहली बात तो, लेकिन 9 का 1 से हो रहा है क्या, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, 1 का रिलेशन 9 से कहीं पे भी हो रहा है क्या, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 9। बात समझ में आइन, ठीक है। तो ये संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं, समझ में आइन। तो हम लोगों ने देख लिया कि स्वतुल्य भी नहीं है क्योंकि A का रिलेशन A से नहीं है, B का B से नहीं है, C का C से नहीं, कुछ भी ले लो इसको, सारों को ABCD EFG से ले लो, कुछ भी। स्वयं से स्वयं का रिलेशन नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, संक्रामक नहीं। क्लियर हुई यहाँ तक की बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में R एक रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई में क्या रिलेशन है कि y जो है वो x+5 है और x क्या है <4 है। सेट बनाता हूँ फटाफट से। सबसे पहले आपको हमेशा इस फंक्शन को यूज करके सेट बनाने। देखो y = x+5,
x इज इक्वल्स टू रखा मैंने नेचुरल नंबर में से 1, तो y कितना मिला देखो 6, ठीक है। सेट बन गया मेरा, रिलेशन के हिसाब से मैं बना लेता हूँ। मान लो सेट ये बना लिया मैंने, ए नाम दे देते हैं इसको, अपन को सेट को नाम देना है, ये दिया 1 6, क्लियर। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से 2 लिया तो क्या मिला 7, 3 लिया तो 8, 4 लिया तो कहोगे 9, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है x इज लेस देन 4, 4 से छोटे कौन है, यही तीनों है, क्लियर हो गई बात। तो इनमें ये सेट के अंदर यही हमारे को सेट मतलब ये समुच्चय मिला। यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है कि यहाँ a इज नॉट रिलेटेड टू a, यानी a ऐसे कहीं पर रिलेटेड है नहीं, स्वतुल्य नहीं। दूसरा देखो, पहली बात, दूसरी बात, a रिलेटेड टू b तो दिख रहा है, 1 का रिलेशन 6 से दिख रहा है, बट b इज नॉट रिलेटेड टू a, 6 का 1 से कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो सम्मित नहीं। तीसरी चीज, a का रिलेशन b से, 1 का 6 से, कहीं पे 6 का किसी और से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यानी मैं तो ऐसा ही कह दूंगा कि b इज नॉट रिलेटेड टू, कहीं पे c नहीं दिख रहा। 2 का 7 से दिख रहा है तो 7 का किसी और से नहीं दिख रहा, 3 का 8 से दिख रहा है तो 8 का किसी और से दिख ही नहीं रहा, ठीक है। और a इज नॉट रिलेटेड टू c, तो ये कैसा हो गया, संक्रामक भी नहीं, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट फटाफट। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये अपने को सेट दिया, एक सेट दिया है a 1 2 3 4 5 6, संबंध क्या दिया है, x y r में दिया है, y भाज्य है x से। इसका फटाफट से हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो y भाज्य है x से, अब इसमें देखो 1 भाज्य है 1 से, मैं कह सकता हूं देखो 1 भाज्य है 1 से, 2 भाज्य होगा 2 से भी, 3 से भी भाज्य होगा, 4 से भी भाज्य होगा, 5 से भी भाज्य होगा, 6 से भी भाज्य होगा। पहली चीज, ठीक है। अब बताओ दूसरा, मैं कहूँ 2 भाज्य है 1 से, 3 भी भाज्य है 1 से, 4 भी भाज्य है 1 से, समझ में आ रहा है, 5 भी भाज्य है 1 से, 6 भी भाज्य है 1 से, क्लियर। आगे देखो 3 भाज्य 1 से तो हो गई, 4 भाज्य है किससे, 1 से हो गया, 4 भाज्य 2 से भी है, 6 भाज्य 2 से भी है, यहाँ तक की बात समझ में आई, 6 भाज्य 3 से भी है, यानी इतने सारे हमारे को क्या मिल गए, इनके बीच में रिलेशंस मिल गए, ठीक है। इतने सारे रिलेशंस हमको इनके बीच में मिल गए। तो देखो अब यहाँ पे देखो मुझे फर्स्ट क्या दिख रहा है, a रिलेटेड टू a दिख रहा है, ये रहा, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं a रिलेटेड टू a। एग्जाम्पल के लिए समझ लो 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, ऐसे ही अप टू सो ऑन। तो ये क्या हो गया, सतुल्य है, क्लियर हुई बात। दूसरा देखो, एक का जो रिलेशन b से हो वही b का रिलेशन a से हो तो सतुल्य क्या होता है, सम्मित होता है। देखो a कौन मैंने माना, 1 का रिलेशन, 2 का रिलेशन 1 से, कोई सा भी ढूंढते हैं हम लोग, 2 का रिलेशन, जैसे मान लो 1 से है यहाँ पर, a का रिलेशन b से, कोई भी नंबर, जैसे आप लोगों ने देखा 1 का रिलेशन 1 से हो गया, 2 का रिलेशन 1 से, 1 का 2 से दिख ही नहीं रहा। देखो कोई भी एक नंबर लिया मैंने, जैसे मान लो ये ले लिया, 2 का रिलेशन 1 से है, तो कहीं पे ऐसा हो रहा है कि 1 से रिलेशन 2 का, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मान लो 4 है, वो 2 से भाज्य है, तो ऐसा हो सकता है कि 2 4 से भाज्य हो, नहीं हो सकता। तो यहाँ a का रिलेशन b से दिख रहा है, बट b इज नॉट रिलेटेड टू a, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा कि 1 इज रिलेटेड टू 2, या कोई सा भी नंबर। ये सिर्फ समझने के लिए नीचे लिख रहा हूँ आपको, मेन बात ये है जो हमारे को लिखनी है। और अगर अपन बोर्ड में एग्जाम में आप लोग इस तरीके से भी लिख के आ जाओगे ना, तो आपको गलत नहीं होगा, बल्कि वो नंबर देगा ही देगा टीचर। तो ये क्या हो गया, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, क्लियर हुई बात। तीसरी बात देखो, a का रिलेशन b से, b का रिलेशन
सी से, तो ए का वही रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। चेक करते हैं, जैसे अपन कह लें 6 भाज्य है 2 से, 2 भाज्य है 1 से, तो 6 भाज्य 1 से भी है क्या, है। ये रहा, देखो क्या 6 का रिलेशन किससे है, 2 से, 2 का रिलेशन किससे है, 1 से, तो 6 का रिलेशन 1 से है क्या, है। तो ये कैसा हो गया, संक्रामक है। संक्रामक से कुछ नाम ऐसा याद नहीं आता आप लोगों को, संक्रामक मतलब संक्रामक बीमारियां सुनी हम लोगों ने कि खांसी, जुखाम, ये संक्रामक बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। जैसे हमारे अभी कोरोना है, कोरोना क्या है, बहुत भयानक संक्रामक बीमारी है। यानी ए से बीमारी लगी बी को, बी से बीमारी लगी सी को, तो यानी सी को लगी किससे है, ए से लगी है सी को। समझ में आ गया। तो ये उस तरीके का हुआ संक्रामक जो एक से दूसरे में फैलता है, तो इस संबंध का नाम भी संक्रामक उसी आधार पे है। आ गया होगा आपको समझ में। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन देखें। जेड क्या होते हैं, पूर्णांक। सभी पूर्णांकों का सेट लिया, उसमें जेड अपने को कह रहा है कि एक्स माइनस एक्स वाई में क्या रिलेशन है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब देखो सारे के सारे पूर्णांक ले लिए, अब अपन कोई सा भी नंबर लेके देख लो। जैसे मान लो पूर्णांकों में से कोई सा भी नंबर, अपन ने 2 नंबर ले लिए, माना a बराबर मैंने ले लिया 7 और b बराबर ले लिया मैंने 5 और c बराबर मान लिया ले लिया 2। ठीक है, तो अब अपन देखें, मैंने कोई भी नंबर लिया, x माइनस वाई एक पूर्णांक आना चाहिए मेरे पास में। तो देखो अगर मैंने 7 माइनस 7 किया तो 0 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है। 5 माइनस 5 किया तो 0 क्या है, पूर्णांक है। 2 माइनस 2 करो तो 0 आएगा, पूर्णांक। ऐसा कोई सा भी नंबर ले लो, अपन ने कोई सा भी नंबर ले लें अपन, इसमें से ए बी सी की जगह तुम कोई सा भी नंबर अपन ले लें अपन लोग, तो मिलने वाला क्या है कि सारे के सारे नंबर में 0 आएगा और 0 एक पूर्णांक है, यानी ये बात प्रूव होती है। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि पहली कंडीशन कि a रिलेटेड टू a है, तो ये कैसा हो गया, अतः स्वतुल्य। दूसरा देखो, ये तो हो गया स्वतुल्य की बात। अब सममित की बात करें हम, तो हमको पता है सममित के लिए क्या होना चाहिए, a का जो रिलेशन b से है, b का वही रिलेशन a से होना चाहिए। चेक करें, तो देखो कोई भी नंबर अपन ने लिया, 7 माइनस 5 बराबर 2, क्या आया, पूर्णांक। 5 माइनस 7 बराबर -2, पूर्णांक है कि नहीं है। 2 हो या -2 हो उससे कोई मतलब नहीं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, पूर्णांक है। क्यों है, समझ में आ गया, क्योंकि 2 भी एक पूर्णांक है और -2 भी एक पूर्णांक है। तो जो a का रिलेशन यानी 7 का 5 से जो रिलेशन है कि 7 और 5 के बीच में जो फंक्शन काम कर रहा है वो एक पूर्णांक देता है। 7 और 5 के बीच में जो फंक्शन काम कर रहा है वो एक पूर्णांक देता है, तो 5 और 7 के बीच में जो फंक्शन काम कर रहा है वो भी पूर्णांक ही देता है। क्लियर हो गई बात। तो वो वहां पर क्या हो गया, सममित है। आई बात समझ में, सममित है। तीसरी बात, अब तो दिख रहा है वो संक्रामक भी होगा क्योंकि सब पूर्णांक ही आने वाले हैं। देखो a का जो रिलेशन b से है, b का रिलेशन c से है और c का रिलेशन या a का वही रिलेशन c से है। चेक करते हैं तीसरी कंडीशन। देखो a का b से 7 माइनस 5 बराबर 2, क्या मिला, पूर्णांक। 5 माइनस 2 बराबर 3, क्या मिला, पूर्णांक। तो 7 माइनस 3 करूंगा तो क्या मिलेगा, 4, पूर्णांक है कि नहीं है। ये स्वतुल्य के लिए, सममित के लिए, संक्रामक के लिए। तो यहां पर क्या है, संक्रामक संबंध है। क्लियर हो गई बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट। हाँ देखो 5th का फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, नगर के निवासियों का समुच्चय है, उसमें से एक रिलेशन उठाया कि r x y में क्या रिलेशन है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।
देखो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए सिर्फ लॉजिक्स की जरूरत है, अपने तरीके से उसको दिमाग लगाना है, तो उस तरीके से सॉल्व करने। अब जैसे मेरे को वहाँ पे दिख रहा है कि एक्स और वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, मैंने मान लिया। अब देखो सबसे पहले अपने को देखना है स्वतुल्यता की जांच करेंगे, इसकी स्वतुल्य है कि नहीं है। तो x रिलेटेड टू x है कि नहीं है, जहाँ x काम करता है वहीं पे x काम करता है कि नहीं, और जहाँ y काम करता है वहीं y कार्य करता है, y रिलेटेड टू y या z रिलेटेड टू z। x y z तीन अवयव मान लो, दो अवयव मान लो, कुछ भी मान लो, अपने को यहाँ पर फिलहाल अपन x का रिलेशन x से देख रहे हैं, तो अपने को दिख रहा है कि x जहाँ काम करता है वहीं पे x काम करता है, दूसरा वाला भी। तो x का संबंध x से है, x जहाँ कार्य करता है x भी वहीं कार्य करता है। भाई इस x का खुद से संबंध हो गया ना, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो मैं यहीं पढ़ाता हूँ, लॉजिक सी है, समझ में आ गई बात। तो x का रिलेशन x से हो गया। अब देखो दूसरा, तो यहाँ पर लिख लो स्वतुल्य है, समझ में आ गया, स्वतुल्य है। दूसरा देखो x रिलेटेड टू y, x और y का रिलेशन है कि एक स्थान पे कार्य करते हैं, तो y और x भी तो एक स्थान पे कार्य करते हैं। x जहां कार्य करता है y भी वहां कार्य करता है। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको कहेंगे अपन x रिलेटेड टू y। दूसरा देखो y जहाँ कार्य, y जहाँ कार्य करता है, y जहाँ कार्य करता है x भी वहाँ कार्य करता है। तो क्या हुआ, y रिलेटेड टू x। तो इन दोनों बातों से क्या कंक्लूजन निकला, सम्मित है। सम्मित है कि नहीं है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अब तीसरा अपने को अपनी तरफ से लेना है, इसमें x y दिया है, z नहीं दिया, लेकिन अपने को तीसरा अपनी तरफ से इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू कोई तीसरा नंबर z। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि x रिलेटेड टू z। कैसे कंक्लूजन बना रहे हैं, x जहां कार्य करता है वहां y भी कार्य करता है, y जहां कार्य करता है वहां z भी कार्य करता है। तो x जहां कार्य करता है z भी वहां कार्य करता है। ये क्या हुआ, x रिलेटेड टू y, ये हुआ y रिलेटेड टू z, और ये हुआ x रिलेटेड टू z। इन तीनों से क्या कंक्लूजन निकला, संक्रामक है। संक्रामक। क्लियर हुई बात बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट। देखो सेकंड क्वेश्चन बी वाला है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही बात है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसका सी फिफ्थ वाले का, कि x और y में क्या रिलेशन है, कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैं देखूं स्वतुल्य के लिए जांच कि x का रिलेशन x से है क्या, हो सकता है क्या x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा कह सकता हूं मैं? नहीं, नहीं कह सकते। तो नॉट रिलेटेड टू x, क्योंकि x स्वयं से, यही लैंग्वेज, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो अतः
अतः स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर हुई? दूसरा देखो, x रिलेटेड टू y, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब मुझे बताओ x y से लंबा है तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? नहीं होगा ना। हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, लिखो क्योंकि यदि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से ठीक ठीक, ये लिखना ठीक ठीक, y x से ठीक ठीक, क्या कितना भी नहीं हो सकता, इस बात पे ठीक ठीक मत लिखना ना, क्योंकि तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा, या लंबा भी नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई? अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। क्लियर? तीसरी बात, x y से लंबा है, y किसी व्यक्ति z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मुझे बताओ क्या x भी z से 7 सेंटीमीटर ही लंबा होगा क्या? ये a से 7 सेंटीमीटर लंबा, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा, तो ये इससे 7 ही होगा क्या? नहीं होगा ना, डबल हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया? संक्रामक भी नहीं हो रहा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखना है? क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है? अतः संक्रामक नहीं है। क्लियर हुई बात? फटाफट से। ठीक है? आर एक्स डी वाला क्वेश्चन, एक्स वाई की पत्नी है, स्वतुल्य संबंध चेक करो इसका कि एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स एक्स की हो सकती है क्या? वाई वाई की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, स्वतुल्य नहीं। सम्मित एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी हो सकती है क्या? पति होगा, सम्मित भी नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है, अब वाई जेड की भी नहीं हो सकती ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक्स वाई की है तो वाई तो वैसे ही आदमी हो गया, तो जेड की तो नहीं होगी। ठीक है, वो हो ही नहीं सकती, तो वहीं से रिलेशन खत्म। तो स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। सेम ये क्वेश्चन है, एक्स वाई के पिता हैं तो एक्स खुद का पिता थोड़ी हो सकता है, एक्स का एक्स से रिलेशन नहीं है। ठीक है, वाई का वाई से नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। सम्मित एक्स वाई का पिता है तो एक्स अगर वाई का पिता है तो वाई एक्स का तो नहीं हो सकता, सम्मित भी नहीं है। एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, यानी वो उसका दादा हो गया, और वो दादा का पिता तो वो नहीं बन सकता, या वो उसका पिता, दादा जो है वो पिता नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो दोनों में ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि x नॉट रिलेटेड टू x, तो स्वतुल्य नहीं। ठीक है, स्वतुल्य नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, फर्स्ट वाले डी वाले को, x नॉट रिलेटेड टू x। आप लोगों को ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखना, खाली ऐसे नहीं लिखना कि स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं। आप जितना समझा के ज़्यादा से अच्छा लिख सकते हो उतने मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। स्वतुल्य नहीं, x रिलेटेड टू y बट y इज नॉट रिलेटेड टू x, तो सम्मित भी नहीं। और तीसरी कंडीशन, x रिलेटेड टू y है, y नॉट रिलेटेड टू z और x नॉट रिलेटेड टू z, तो संक्रामक भी नहीं। देखो दोनों में सेम ही चीज़ लिखनी है,
सेकंड जो ई वाला है उसमें भी ऐसा ही लिख दोगे तो कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक रिलेशन अपने को दे रखा है, R इज इक्वल्स टू एक्स वाई ए बी दे रखा है। ठीक है, A इज लेस देन इक्वल टू बी, A इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R चेक करना है कि ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित, ना तो संक्रामक है। अब देखो मुझे बताओ कि A इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है क्या? A इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में? हो सकता है। 5 मैंने कहा 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। एक मिनट, ठीक है, मतलब हमको दिख रहा है कि स्वतुल्य नहीं है। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि A इज नॉट रिलेटेड टू A, दिख रहा है स्वतुल्य नहीं है। क्यों? अब इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि A इज नॉट लेस, A कभी भी A स्क्वायर से, A कभी भी A स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में A कभी भी A के बराबर या छोटा, A स्क्वायर के बराबर या छोटा नहीं हो सकता, अतः स्वतुल्य नहीं, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। दूसरा देखो, A का रिलेशन B से है, माना A बराबर अपन ने ले लिया यहाँ पर कुछ भी 3, B बराबर ले लिया 2, B बराबर ले लिया 5, ठीक है, और C बराबर अपन ने मान लिया 2। या इसको यूँ कर लो, A को 5 कर लो, B को 3 कर लो और C को 2 कर लो। ठीक है, कुछ भी ले लेना, क्योंकि रियल नंबर बोला है तो नेगेटिव, पॉजिटिव, बट्टे वाले, परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं जो चाहे अपन ले सकते हैं। तो यहाँ से तो दिख गया तो कि 5 जो है वो 5 के बराबर, तो 5 के स्क्वायर के 5 जो, अगर मैंने A को लिया 5 और B को लिया 3, तो 5 जो है वो B 3 के स्क्वायर के बराबर या उससे छोटा नहीं हो सकता। मतलब छोटा तो हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता ना। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन देखो, A रिलेटेड टू B, A जो है वो मान लिया कि B के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो अब ऐसा पॉसिबल है क्या कभी भी कि B जो है वो A के स्क्वायर से छोटा हो? ठीक है, नॉट रिलेटेड टू A, क्योंकि यदि A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर होगा तो B इज नॉट B कभी भी A स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में? अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। ठीक है, तीसरा देखो, A रिलेटेड टू B, मान लिया कि B के स्क्वायर से A छोटा है, B जो है वो C के स्क्वायर से छोटा और बराबर है, तो वहाँ पे A जो है ना उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी ना। स्क्वायर से छोटा और बराबर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, या तो छोटा ही होगा या तो बराबर ही होगा, लेकिन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अतः यह संबंध संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? ठीक है, चलो साथ के साथ तीसरा भी देखते हैं इसका यहीं पे।
तीसरा कीजिए, जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए बी में क्या रिलेशन है, आर जो अपने को दे रखा है इज इक्वल्स टू ए और बी में ऐसा दे रखा है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य समिति या संक्रामक है। जांच करना है अपने को स्वतुल्य समिति या संक्रामक है क्या। देखो चेक करो यहाँ पर कहीं पे मेरे को 1 का रिलेशन 1 से या 2 का 2 से या 3 का 3 से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। लेकिन इसके लिए पहले हम लोग एक सेट बनाएंगे। देखो b इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 ये रिलेशन यूज लेना है। तो सबसे पहले मैंने अगर a इज इक्वल्स टू 1 रखा तो b कितना मिल गया, देखो 2। a इज इक्वल्स टू 2 रखा तो 3 रखा तो 4 रखा तो 5 और 5 रखा तो 6 और 6 रखा तो 7 से ये मिल गया। समझ में आया। ए और बी दोनों इससे अगर रिलेटेड है, देखो इस वाले ग्रुप से रिलेटेड हैं तो ये कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर 7 है ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन यहाँ से हट जाएगी। बात समझ में आई। क्योंकि अगर मैं 6 रखूँगा तो ए में 6 तो मिल जाएगा लेकिन बी 7 के बराबर नहीं मिलेगा, यहाँ 7 है ही नहीं। क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास में इसका रोस्टर फॉर्म मिल गया। अब मुझे बताओ कहीं पे भी 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए इज़ नॉट रिलेटेड टू ए, तो स्वतुल्य नहीं। बात समझ में आई। दूसरी देखो 1 का रिलेशन 2 से दिख रहा है, कहीं पे 2 का 1 से दिख रहा है क्या, 2 का 3 से दिख रहा है, कहीं पे 3 का 2 से दिख रहा है क्या। तो मुझे दिख रहा है कि ए का रिलेशन तो बी से है बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, तो कैसा हो गया, सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं। समझ में आ गया। देखो ये वीडियो को बीच में से देखोगे ना तो कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसको शुरू से ही जब देखोगे ना आप लोग तभी ये पूरी बातें समझ में आएंगी। जो बीच में से देख रहा होगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और शुरू से देखेंगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। तीसरी कंडीशन देखो क्या, देखो मेरे को दिख रहा है कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, कहीं पे भी बताओ 1 का रिलेशन 3 से है क्या, नहीं है। 2 का 3 से है, 3 का 4 से, कहीं का भी 2 का भी 4 से है क्या, नहीं है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से भी है, लेकिन कहीं पे भी A का रिलेशन C से नहीं दिख रहा। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम भी अभी भी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे ना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे आप इतने समझदार बच्चे हैं, मुझे लग रहा ही नहीं है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि R यानी कि रियल नंबर में R इज इक्वल्स टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। R रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ भी कोई सा भी नंबर ले लो आप, ए की जगह कुछ भी ले लिया, बी की जगह कुछ भी ले लिया, रियल नंबर में से लेना है क्योंकि उसने कहा है आर, वास्तविक संख्याओं में से लेना है। तो रियल नंबर में से आर का मतलब है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कोई सा भी नंबर लेना है। अब देखो सबसे पहले हम चेक करें, इसके लिए कुछ भी चीज़ फॉर्म बनाए, रोस्टर फॉर्म बनाने का तो क्या सवाल यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में नंबर्स नहीं दिए हुए, पूरा रियल नंबर का सेट दे दिया, उसमें से चेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट है वो क्या है, आर है, वास्तविक संख्याओं में सारा का सारा आ गया। ये लो, ये आर अलग है, ये आर अलग है। बुक में इसको डार्क करके दिया हुआ है, इसको लाइट दिया हुआ है। तो डार्क का मतलब क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं सेट की। तो पहले तो क्या नियम था, देखो ये जो अपन को अगर डार्क नहीं दिखा सकते अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लाइनें डबल कर देते हैं। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये सेट की बात चल रही है और ये रिलेशन की बात चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको शो करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बताओ
ए कोई नंबर लिया मैंने 5, वो हो सकता है कि 6 से छोटा हो, या 5 बी भी मैंने मान लो 5 ले लिया, तो 5 5 के बराबर हो सकता ही है, हो सकता है। हमारे को प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, देखो कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। अब जो बोल रहा है वही प्रूफ करना है। तो देखो 5 ए बराबर, मैंने अगर 5 ले लिया, यदि ए बराबर कोई नंबर 5 और बी बराबर भी 5, तो 5 5 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, 3 3 के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कोई भी नंबर अगर मैं लूँ 3 ले लिया या 5 ले लिया या 7 ले लिया तो बराबर भी हो सकता है, मतलब वो 5 तो 5 के बराबर हो सकता है। अगर हम बराबर वाला रिलेशन लेना चाहें, छोटा वाला लेना चाहें तो भी हो सकता है। तो अपने को क्या ये बताना है कि स्वतुल्य है। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, मैं क्या बता सकता हूँ, देखो कि A रिलेटेड टू A दिख रहा है। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, चाहे से B रिलेटेड टू B, C रिलेटेड टू C, तो ये हमारे को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने A और B बराबर 5 लिए तो बराबर वाला रिलेशन दिख रहा है ना, तो A का रिलेशन A से है, तो वो कैसा हो गया? अतः संबंध स्वतुल्य है। देखो इस क्वेश्चन में ना इसने हमको कहा है कि इसको स्वतुल्य सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो हम ऐसी चीजें लेते हैं जो उस बात को प्रूव करती हो। अगर सिद्ध नहीं करना हो, हमारे को ये सिद्ध करना हो कि स्वतुल्य नहीं है, तो मैं ऐसी चीज लूंगा जो उस बात को प्रूव ही नहीं करती है। मैं बी की जगह क्या ले लूंगा? 7 ले लूंगा, बी की जगह 3 ले लूंगा। मान लो अब 3 जो है वो 5, ए की जगह 5 लिया, 20 लिया, तो 3 जो है 5 से तो बड़ा नहीं हो सकता, तब वो बात से गलत सिद्ध हो जाएगी। तो मुझे जो सिद्ध करवाना है ना, करना है ना, अपने को वही चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो ए का रिलेशन ए से दिख रहा है, तो संबंध कैसे होगा? स्वतुल्य हो गया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि मान लो, अब अपने को स्वतुल्य प्रूव करना है। दूसरा कह रहा है सम्मित, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अब सम्मित नहीं दिखाना मुझे, तो मैंने क्या करा कि इसी कंडीशन में दूसरा दिख रहा हूँ कि मान लो ए बराबर ले लिया 5 और बी बराबर मैं ले लिया कोई भी नंबर 6। तो देखो ए रिलेटेड टू बी तो दिख रहा है इसमें, ए बी से छोटा है, लेकिन क्या बी भी ऐसे छोटा है? बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, अतः सम्मित नहीं है। बात समझ में आ रही होगी आपको? हमारे को जो प्रूफ करना है ना, वो दिखाना है हमारे को। स्वतुल्य तो हमने दिखा दिया, सम्मित नहीं दिखाना, संक्रामक दिखाना है। तो वो कंडीशन लेंगे जिसमें संक्रामक दिखे। अब देखो तीसरी कंडीशन, मैंने मान लो ए बराबर ले लिया 5, बी बराबर ले लिया 6 और सी बराबर ले लिया 7। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ए रिलेटेड टू बी है, कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, लेकिन क्या ए सी से छोटा या बराबर है? क्या ए सी से छोटा तो हो गया, लेकिन बराबर तो नहीं है ना। यहाँ पे ए सी से छोटा तो है बट बराबर नहीं है। यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा ए सी। हम गलत किस बात पे बता रहे हैं इसको, कि ए सी के बराबर नहीं है। इस कंडीशन को सॉरी हमको तो ये प्रूव करना है कि ये गलत कर रहा हूँ, ये प्रूव करना है ना कि संक्रामक है, स्वतुल्य है, सम्मित संक्रामक है। तो मुझे बताओ सी ए रिलेटेड टू सी है कि नहीं है? कि जो ए है वो सी से भी छोटा हो गया ना, हो गया। तो प्रूव हो गई यहाँ तक की बात। अतः संबंध संक्रामक है, संक्रामक। देखो स्वतुल्य हमारे को सिद्ध करना था, तो हमने दिखा दिया कि ए और बी बराबर ले लिए, तो वो इक्वल हो गया। या हम ये भी कह सकते थे भाई वो उससे छोटा है, यहाँ पर मैं 6 ले लेता, तो ए बी से छोटा है, लेकिन बी भी ए बी से छोटा है, ए से छोटा है। छोटा वाला सीन तो ले नहीं सकते थे, बराबर वाला लेना था उस केस में। तब यहाँ पर ए का रिलेशन ए से दिखा दिया हमने कि वो संबंध कैसा है? स्वतुल्य है। दूसरा ए बी से छोटा है, लेकिन क्या बी ए से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो वो संबंध सम्मित नहीं है। और तीसरी कंडीशन कि ए जो है वो बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से भी तो छोटा हो गया अपने आप। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तो ये संबंध संक्रामक है, स्वतुल्य है, लेकिन सम्मित नहीं है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
चलो 5th क्वेश्चन करते हैं। जांच कीजिए कि आर, देखो एक आर्क डार्क दे रखा है में आर यानी कि रिलेशन ए बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी, वहाँ पे ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो जांच करनी है कि स्वतुल्य सममित या संक्रामक है क्या, बी क्यूब लेस देन इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ए का ए से तो रिलेशन हो ही नहीं सकता। अपन ने रियल नंबर में से समुच्चय का लिया है आर, रियल नंबर यानी वही वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का सेट। ठीक है, तो देखो ए का एक से रिलेशन हो सकता है क्या, ए क्यूब से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यहाँ तो सीधा हमारे को लिखना है कि ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, क्योंकि ए से छोटा, ए से नहीं, ए क्यूब से छोटा नहीं हो सकता। ए क्यूब से छोटा तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता। ए क्यूब से छोटा तो हो सकता है, छोटा तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं। ठीक है, अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, ए रिलेटेड टू बी, ए बी से, बी के क्यूब से छोटा है, लेकिन क्या बी ए के क्यूब से छोटा हो सकता है क्या, क्योंकि ए बी क्यूब से छोटा हो सकता है लेकिन उसी स्थिति में बी ए क्यूब से छोटा या छोटा व बराबर नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा होगा, अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। तीसरी कंडीशन देखो, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो क्या ए रिलेटेड टू सी होगा। देखो कंडीशन खाली स्मॉल की दी होती ना तो वो सेटिस्फाइड होती, लेकिन इक्वल का साइन भी दे रखा है इसलिए सारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ए बी क्यूब से छोटा व बराबर हो बी सी क्यूब से छोटा व बराबर हो, तो उसी स्थिति में ए सी क्यूब से छोटा तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता। बराबर तो ये भी नहीं हो सकते, वैसे बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों भी छोटे तो हो सकते हैं, लेकिन बराबर नहीं हो सकते। ए बी क्यूब से छोटा, अब अपन इस बात को इतना ही लिख दें कि भाई ए जो है वो बी क्यूब से छोटा हो, बी सी क्यूब से छोटा हो, तो उसी स्थिति में ए सी क्यूब से छोटा तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता। तो ये अतः संक्रामक नहीं है, अतः यह
संबंध संक्रामक नहीं है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट।